अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। FAR 1 का 100 मार्क्स का पेपर और है तो न्यूमेरिकल, लेकिन बहरहाल वो आपके कॉन्सेप्ट्स यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारा कुछ इंग्लिश में समझाने को भी पूछ सकते हैं। नहीं आपसे कोई सवाल आता अगर के फलानी फलानी चीजें कैलकुलेट करते हैं और एंट्रीज कर दें, तो वही सारी मेहनत आपको ये भी कह सकते हैं कि डिस्कस करते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ अंग्रेजी में बता रहे होंगे। तो न्यूमेरिकल पेपर है लेकिन अंग्रेजी वाला भी है। हाँ, अंग्रेजी वाला रट्टे वाला नहीं है, बस आप जो कर रहे होंगे वो इंग्लिश में लिख के समझाना है जितने को इंग्लिश आती है। 2 पेपर हैं, 2 सेक्शन हैं और दोनों 50-50 मार्क्स के। और इसमें होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, और इसमें होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 ही होंगे, 3 से ज्यादा क्या करेंगे। 15 से 20 मार्क्स ईच। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये 5 से 10 नंबर के, 5 से 10 मार्क्स ईच। और एमसीक्यूज तकरीबन 10 नंबर के तकरीबन, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, 10 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं एमसीक्यूज ना हो भी सकता है। तो ये होता है FAR 1 का पेपर स्ट्रक्चर। टोटल मैंने ना इसको इनफैक्ट आईकैप की बुक में भी, लेकिन अगर मैं इनको टॉपिक्स का नाम दूं तो FAR 1 टोटल मैंने 13 टॉपिक्स में बांटा हुआ है। और ये उसके जो चैप्टर के नंबर हैं ये मैंने आईकैप की बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, पैक भी खैर शायद इसी के तहत ही है। और ये उनके ग्रिड्स के साइज हैं। इनमें तकरीबन 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 50% टाइम हमारा इस पे लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। ये है तो 30 से 40 नंबर का ग्रेड, सबसे ज्यादा तो इसके नंबर हैं, लेकिन टाइम के एतबार से सबसे ज्यादा टाइम इसके ऊपर लग रहा होगा। और मैं शुरू भी इसी ग्रेड से करने लगा हूं। और स्टडी मटेरियल आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। लेक्चर नोट्स हैं और वो किसी दुकान से मिलेंगे, हैं जो आप क्लास में लिख रहे होंगे जो रजिस्टर, वो लेक्चर नोट्स हैं। और प्रैक्टिस के लिए पैक की बुक है जिसमें मेनली मैंने पास्ट पेपर्स के सवाल डाले हुए हैं और कुछ और अपने बनाए हुए भी हैं। तो ये है जी टोटल FAR 1। आपने इसमें से कुछ पूछना है तो पूछें, फिर मैं ऑफिशियली FAR 1 शुरू करता हूं। हाँ जी, चलो कुछ नहीं पूछना। चलें आखिरी ग्रेड से शुरू कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो पिछले 3 क्लासों में, पहली तो चलो सलाम 2 वाली थी, पिछली 3 क्लासों में जो मैंने आपको सारा वो अकाउंटिंग सिस्टम से गुजारा, क्या फायदा हुआ उससे? है रिवाइज हो गया, वो तो वैसे खुद भी कर लेना चाहिए था, है पॉलिश हो गया। कुछ फायदा हुआ या बहुत फायदा हुआ? ठीक, चलें ये इससे शुरू कर रहा हूं मैं IS 16। और ये IS 16 जो है ना, ये FAR 1 में आपकी जिंदगी का बहुत अरसा ले जाएगा। बहुत कैलकुलेशन है इसके अंदर, बहुत सारी। डेप्रिसिएशन इंटर में पड़ी हुई है ना, स्ट्रेट लाइन, एडिशनल बैलेंस, ये सारा कुछ आता है आपको, आता है। चलें थोड़ा सा रिवाइज तो कराऊंगा। ये मैं ग्रिड 3 से स्टार्ट कर रहा हूं।
IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, IS 16 क्या है, इनफैक्ट IS क्या होता है उस पर आता हूं। पहले ना एक छोटी सी बचपन की बात, कॉन्सेप्चुअल। बिजनेस खर्चे क्यों करता है? ये मैं IS 16 नहीं लिख रहा, ऐसी बस एक कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूं, फिर IS 16 पे आऊंगा। बिजनेस खर्चा क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, मतलब बिजनेस का तो मकसद प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन देखें हम आम इंडिविजुअल खर्चा करते हैं खुशी के लिए, जरूरत के लिए, मजा आएगा। बिजनेसेस खर्चा क्यों करता है? बगैर फायदे के नहीं, बिजनेस को उससे कोई बेनिफिट चाहिए होता है। तो किसी भी खर्चे का बिजनेस का पर्पज, एक्सपेंडिचर लिखा, एक्सपेंस नहीं लिखा, एक्सपेंडिचर इंग्लिश का वर्ड है खर्चा। तो किसी भी खर्चे का पर्पज बिजनेस को बेनिफिट लेना ही है। यह होता है दो तरह का, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जिससे मिलने वाले बेनिफिट्स या तो खर्चा करते ही इस्तेमाल हो जाएंगे, या अगर कुछ महीने लगे भी तो बस एक साल के अंदर अंदर ही हो जाएंगे। तो वो खर्चा जिसके बेनिफिट्स एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके बेनिफिट्स एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। एक साल के अंदर जैसे एसेट रिपेयर करवाया, बिजली का बिल, पेट्रोल, लोगों की सैलरी, सफाई का खर्चा, ये सब वो खर्चे हैं जो बिजनेस कर रहा होता है। या तो उनका बेनिफिट फौरन कंज्यूम हो जाता है, या हुआ भी तो चलो साल से ज्यादा नहीं चलता। और इसकी मिसालों के अंदर सारे एक्सपेंसेस इसी में आ जाएंगे, इन्वेंट्री भी इसी में आ जाएगी, गुड्स परचेज करना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि जिससे बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स तक मिलेगा। अच्छा, इसकी मिसालें, हाँ जी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर है नहीं, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, गाड़ियां, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, बिजनेसेस के लाइसेंस। अच्छा, इनमें और इनमें क्या मेन फर्क लग रहा है? ये भी पड़ा हुआ है, अरे वाह। क्या होता है टेंजिबल? जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं, और अगर कोई गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दे रहा तो वो टेंजिबल नहीं है? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो टेंजिबल है, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो इनटेंजिबल है। तो अब से ऑनवर्ड डिस्कशन हम इस एरिया पे आगे बढ़ाने लगे। ये FAR 2 में, ये FAR 2 में है, ये हम कर रहे हैं बात अभी। तो एक्सपेंडिचर खर्चा, वो खर्चा जिससे बेनिफिट्स लेना है वो एक्सपेंडिचर है, या इवन के ले चुके, तो वो खर्चा जिससे बेनिफिट्स ले चुके या लिया भी तो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिससे बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा अरसे तक मिला करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसको वैसे भी कहते ही हैं, लेकिन मैं भी आइंदा इसको प्यार से कैपेक्स कहा करूंगा। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स भी कहते हैं, बस ऐसी निकनेम है इसका।
हाँ जी, इतना नोटेड। अच्छा, अब ये जो अकाउंटिंग है ना, तो इंटरनेशनली एक जैसा ही सब लोग फॉलो करें, एक जैसी अकाउंटिंग करें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं एक दूसरे को सब वैसे ही समझ आए। ये ना हो कि ये वाली पश्तो में है, ये चाइनीज में है, ये फलाने को एसेट कहते हैं, ये फलाने को एसेट कहते हैं, इस तरह ना हो। जब बिजनेस इंटरनेशनल है तो फिर अकाउंट्स भी सब एक जैसे ही मानते हो। तो ये तभी हो सकेगा ना जब कोई कॉमन रूल्स लिखेंगे। तो वो कॉमन रूल्स एक लॉ की शक्ल ले लें, तो वो है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। फिर जो जो मुल्क उन रूल्स को मानते हैं, जैसे इंडिया नहीं मानता, अमेरिका नहीं मानता, तो हम लोग मानते हैं यूके वालों को। तो उन रूल्स को जो मुल्क मान रहे होते हैं, वो उन मुल्कों में वही वाले स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जिस तरह किसी किताब में चैप्टर्स लिखे होते हैं हर टॉपिक पे अलग अलग, तो चैप्टर नंबर 16 इसके ऊपर लिखा गया था, ये है IS 16। और फिर IS 41 के बाद जो नए चैप्टर्स डले, उनके नाम को IAS की बजाय IFRS कह दें। ये भी पढ़ा हुआ है? अच्छा, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी वो IS ही हैं, बस पहले उनको IAS कहते थे, फिर उनको IFRS कहने लग गए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, वो 16 नंबर है, तो ये IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब हम ये IS पढ़ते हैं। आपने जो इंट्रो में पढ़ा है ना, वो इसको IS के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस कुछ कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। यानी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी सीखी होगी। डिस्पोजल पढ़ा है? नहीं, इंट्रो में डिस्पोजल नहीं है यार। कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है, कुछ ने नहीं पढ़ा होता। डिस्पोजल नहीं है। अच्छा, एस्टीमेट चेंज तो पढ़ा होगा। एस्टीमेट चेंज तो पढ़ा होगा यार, एस्टीमेट चेंज पढ़ा होगा। डिस्पोजल नहीं पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स नहीं पढ़ा आपने, रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ी होगी। रिवैल्यूएशन पढ़ ली? नहीं भाई, नहीं पढ़ी, नहीं रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ी हुई आपने। तो आपने ना ये टॉपिक सिर्फ कैलकुलेशंस की हद तक पढ़ा था, वो आप इसके लिए तैयार हो रहे थे बचपन में, तो अब हम उसको स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लगे। पहले ना कुछ जरूरी टर्म्स बता रहा हूं जो इस IS में इस्तेमाल होनी है। टर्म्स कह रहे हैं, डेफिनेशंस कह लें, जो इस IS में चीजें यूज होनी हैं। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैसे कहते हैं? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन सब एसेट्स के लिए एक नाम रखा हुआ है। जैसे बोले ना बनी नौ इंसान, इंसान सब, तो उसमें काले गोरे नीले पीले सब, औरत मर्द बच्चे सब उसके अंदर शामिल हैं। तो इसी तरह से ये वाले सारे एसेट्स, इन सब को ओवरऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। तो इनमें कुछ कॉमन बात भी होगी। तो इनकी कॉमन बात यह है कि ये वो सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होते हैं आर टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल यानी फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं। ये हैं सारे टेंजिबल एसेट्स, और आर हेल्ड बाय एन एंटिटी। एंटिटी कहते हैं एक बिजनेस को, एंटिटी के पास है। क्यों? क्योंकि इससे वो गुड्स या सर्विसेज बनाया करते हैं फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कभी दूसरों को किराए पे दे देते होते हैं फॉर रेंटल टू अदर्स। वो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में है, और वो भी शामिल है जो बिजनेस खुद यूज कर रहा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो ये टेंजेबल एसेट्स हैं जो कि एंटिटी के पास हैं, क्योंकि इनसे वो ये फायदे ले रहा है।
अच्छा, कब तक लेंगे ये फायदे? 1 साल से ज्यादा। ये टेंजिबल एसेट्स हैं दैट आर हेल्ड बाय एन एंटिटी इस काम के लिए, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 साल। ये 1 साल से ज्यादा अरसा इस्तेमाल होते हैं। ये होते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और एग्जांपल्स इनकी यही हैं जो वहां लिखी हुई हैं। चलें दोबारा लिस्ट बना देता हूं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स। ये मिसालें हैं, एग्जांपल्स। और इनको क्लासेस ऑफ पीपीई कहते हैं। यानी ये पीपीई की क्लासेस हैं। बिल्डिंग एक क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास है, फर्नीचर, या ये सिर्फ मिसालें हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी भी कर सकते हैं। जैसे पैक एक बिजनेस है तो उनके अंदर बोर्ड्स, ये भी एक क्लास हो सकती है। ये भी क्लास हो सकती है। प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन्स, ये भी क्लासेस हो सकती हैं। तो ये जो मेन नाम है, यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन नामों से टी अकाउंट बन रहे होते हैं। यानी हर चेयर का टी अकाउंट अलग नहीं होता, बस फर्नीचर, व्हीकल्स। तो इन नामों से टी अकाउंट्स बन रहे होते हैं। ये नाम कहलाते हैं पीपीई की क्लासेस। ये होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। यहां तक लिखें, फिर आगे चलता हूं। जी चलो आगे। अच्छा, अब 1 साल से ज्यादा चलेंगे ये। कितना चल लेंगे? जब तक इनकी यूजफुल लाइफ। अच्छा, एक फर्नीचर खरीदा तो वो कितने साल जिएगा, ये कब पता चलेगा? है? अरे तो एस्टिमेट लगाने की क्या जरूरत है? जितने साल बाद बेचेंगे तो पता लग ही जाएगा। है? क्यों देखना है? मतलब अगर आप पैदा हुए तो घर वालों ने थोड़ी सोचा होगा कितने कुछ जिएगा, बस जितनी उम्र गुजारेगा तो गुजार लेगा फिर। अच्छा, बहुत बेनिफिट मिलेगा फिर।
कितने साल उसकी लाइफ चलेगी ये तो जब बेचेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, अंदाजे क्यों लगाएं, क्या जरूरत है अंदाजे लगाने की। हाँ जी, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं शुरू ही इस बात से कर रहा हूं, वरना तो आस्ता आस्ता ही कॉन्सेप्ट बनाता। आपको ये आता है इसलिए मैं पहले पुरानी बात डायरेक्ट कर देता हूं। एक ना मैचिंग कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं उसको, लेकिन अभी उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ कह रहा हूं। एसेट्स और एक्सपेंसेस में मेन फर्क क्या होता है? एसेट्स और एक्सपेंसेस पास्ट और फ्यूचर का होता है। जिससे बेनिफिट मिल चुका है वो एक्सपेंस है, जिससे बेनिफिट मिलेगा वो एसेट है, और एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है। तो मैचिंग बड़ी जरूरी होती है कि जिस साल का एक्सपेंस उस साल की इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट यह है कि एक्सपेंस को उस ईयर की इनकम स्टेटमेंट में आना चाहिए जब उससे बेनिफिट्स मिले। बिजनेस फर्नीचर खरीद रहा है, इससे बेनिफिट्स 5वें साल में मिलेगा, फिर हर साल मिलेगा, जब तक यूज में रहेगा हर साल मिलेगा। तो अगर 2 लाख का फर्नीचर खरीदा तो है तो ये खर्चा है। ये बात आपको आती है, मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, शायद मजीद इंप्रूवमेंट हो, जैसे पहले 3 दिन किया है। हमने एक फर्नीचर खरीदा 2 लाख का और इसको फॉरेन एक्सपेंस बना दें, क्यों नहीं? क्योंकि एसेट है, फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। चलो मैं कहता हूं जी ये 3 को साल जिंदा रह जाएगा, तो 3 साल बाद एक्सपेंस बना देते हैं, 3 साल बाद एक्सपेंस बना लेते हैं। अगर इसको 3 साल बाद एक्सपेंस बनाया तो फिर ये तीसरे साल में एक्सपेंस आएगा। क्या इसका बेनिफिट सिर्फ तीसरे साल में मिल रहा है? नहीं। तो फिर लॉजिकल मैचिंग तब होगी जब हम इस 2 लाख के खर्चे को 3 साल पे एक्सपेंस फैला दें। और वो जो एक टुकड़ा है वो एक टुकड़ा डेप्रीसिएशन कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है जहां से मैंने बात शुरू की है, ये 3 साल इस्तेमाल होगा, ये कब पता चलेगा? ये तो एंड पे पता चलेगा। लेकिन हमने तो हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस रिकॉर्ड कराना है, तो 2 लाख के कितने टुकड़े करें? 3 कैसे? वो तो 3 साल बाद ही पता चलेगा है। तो फिर हमें ना शुरू में अंदाजा लगाना पड़ेगा। उस अंदाजे का रीजन ही यही है कि कुछ तो अंदाजा लगाए ना, इसको कितने साल पे फैलाना है। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि कितने साल ये जिंदा रहेगा, हम इसको कितने साल तक यूज करेंगे, ताकि हम इस खर्चे को उतने साल पे फैला दें और अकॉर्डिंगली उस 1 साल के एक्सपेंस को डेप्रीसिएशन के नाम से हम रिकॉर्ड कर लिया करें। तो इस अंदाजे को कहते हैं यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ होता है अंदाजा, लेकिन इसको भी ना 2 तरह से डिफाइन किया जाता है। एक पीरियड ऑफ टाइम की शक्ल में, पीरियड ऑफ टाइम जो कि साल होंगे, महीने नहीं साल, ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड, ये अंदाजा है हमारा। टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी, ये हमारा अंदाजा है। ये अंदाजन वो पीरियड है जितने अरसे पे एसेट यूज होगा, अंदाजा है। जितना अरसा मतलब ईयर्स। और इसको एक और तरीका भी होता है अंदाजा लगाने का। अगर एक ऑफिस बिल्डिंग है या ऑफिस फर्नीचर है तो इसका रोजाना तकरीबन एक जैसा यूज है, रोज ऑफिस टाइम में लोगों ने यूज करना है। तो इस तरह के एसेट्स जिनका बस एक लगा बंदा रेगुलर यूज होता है, उनकी लाइफ तो ऐसे ही निकलती है। लेकिन जिन एसेट्स का यूज उनकी यूजेज पे डिपेंड करता है, कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर एक बिजनेस है और वो गाड़ियां खरीद के रेंटे कार का बिजनेस करता है, तो फिर वो जो गाड़ी किराए पे दे रहा है, हो सकता है 4 साल में ही फारिग हो जाए गाड़ी, हो सकता है 15-20 साल निकाल जाए। तो कुछ एसेट्स जिनकी यूजेज पे डिपेंड करता है, तो उनकी लाइफ फिर ईयर्स नहीं होती, उनकी लाइफ होती है नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स और कोई और तरीका अदर सिमिलर यूनिट्स। और अदर सिमिलर यूनिट्स की मिसाल ले लेते हैं आवर्स, किलोमीटर, expected to be obtained from asset from use of asset
बाय द एंटिटी। तो ये दोनों ही यूजफुल लाइफ ही है। अच्छा, जरूरी है कि जो अंदाजा लगाया था उतने साल बाद ही इसको जान छुड़ाएंगे या पहले भी बेच सकते हैं? और जितना अंदाजा लगाया था अगर उससे पहले बेच दिया तो गुना मिलेगा? नहीं। तो ये अंदाजे चेंज भी हो सकते हैं, तो एस्टीमेट चेंज हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो यूजफुल लाइफ है अंदाजा, ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सके। अंदाजा लगा लिया 3 साल बाद का, 3 साल बाद फर्नीचर एवेपोरेट हो जाएगा, गायब एकदम से। देखेंगे इधर वो कल सालगिरह मनाई तो सुबह आए तो फर्नीचर गायब था, ऐसा होगा? तो फिर 3 साल बाद क्या टूट के गिर जाएगा? क्या होगा? है? भाई बिजनेस ने सोचा इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल है, बस ठीक है 3 साल है, तो 3 साल बाद क्या करें? बेच देंगे। ये तो हम है ना जो अभी अम्मी के जेब का फ्रिज भी घर में पड़ा हुआ है, तो हम इंसान हैं, वरना बिजनेसेस इतने पुराने एसेट्स नहीं रखते। बिजनेसेस एक रेगुलर पीरियड के बाद कर लेते होते हैं एसेट्स चेंज। तो बिजनेस ने फैसला किया कि बस 3 साल, उसके बाद चेंज कर लेंगे फर्नीचर, तो 3 साल बाद क्या करें? फर्नीचर को बेच देंगे। यहां दोबारा आता हूं वापस। 2 लाख का खर्चा किया, फॉरेन एक्सपेंस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। चलो अंदाजा लगा लेते हैं 3 साल, तो फिर तीसरे साल एक्सपेंस क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि तीनों साल बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, 3 में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम इस खर्चे को 3 साल में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर 3 साल के बाद ये बिक सकता होगा 20,000 का, तो हमें इन 3 साल में कितने रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा? 180 का, क्योंकि 20 का तो मजीद बेचने से मिलेगा, यूज से कितने का बेनिफिट मिल जाएगा? तो हमें फिर एक्सपेंस 2 लाख को 3 पे फैलाने की बजाय 180 को फैलाना चाहिए। ये वाली बात ओके? लेकिन फिर वही मसला, 20,000 कब बिकेगा ये कब पता चलेगा? ये तो 3 साल बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमने तो कैलकुलेशन करनी है, तो इस 20,000 का भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। इस अंदाजे को कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। और जब हम रेजिडुअल वैल्यू कह रहे हैं तो हमारा मकसद है नेट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। क्या मतलब इस बात का? अगर 20,000 का बेचने की उम्मीद है तो हो सकता है 1,000-2,000 खर्चा भी करना पड़े, तो हम फिर 20 नहीं 18,000 को आरवी कहेंगे। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग वैल्यू नेट ऑफ सेलिंग खर्चे एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा, अब ना इसमें एक टेक्निकल बात यह है जो हो सकता है एमसीक्यू में टेस्ट हो जाए, इस तरह की चीज कि ये जो अंदाजा लगाया जाएगा ना, अंदाजा, ये बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम इस फर्नीचर को 3 साल बाद कितने का बेचेंगे। 3 साल बाद तो महंगाई कहां से कहां पहुंच गई होगी, वो नहीं होगी आरवी। हम अंदाजा लगाएंगे कि हम इस फर्नीचर को 3 साल पुराना करके बेचेंगे। आज मिलता जुलता 3 साल पुराना कितने का बिक रहा है उसको आरवी मान लेंगे। दोबारा हम एक मशीन खरीद रहे हैं आज नई, और हम उसकी आरवी का एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं, और हम इस मशीन को 5 साल बाद बेचने का इरादा रखते हैं। तो रेजिडुअल वैल्यू ये नहीं होगी
कि ये मशीन 2029 में कितने की बिकेगी, उसको हम इस मशीन की आरवी नहीं लेंगे। हम लेंगे कि अभी 2024 में इससे मिलती जुलती 5 साल चली हुई मशीन कितने की बिक रही है, उसका रेट मार्केट से पता करेंगे और वो इस मशीन की आरवी मानी जाएगी। ये मेरी इस बात से मुराद है। और अगर आप ये मिसाल लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखें, बल्कि लिखना चाहें क्या लिखें। ये जो मैंने 5 साल चली हुई मशीन की बात की, हाँ जी मिसाल लिखनी थी। और ये जो 180 है, ये इस 180 के लिए कोई नाम पड़ा है बचपन में कभी? 180,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक, डेप्रिशिएबल अमाउंट बिल्कुल सही है। डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट, और जब आप रीवैल्यूएशन पढ़ लेंगे तो रीवैल्यूड अमाउंट लेस रेजिडुअल वैल्यू, इसको डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। ठीक है।
ये बता दूं सब। अच्छा, अब हम चूंकि आईएएस पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कुछ नाम टेक्निकल वो आपको अक्सर आईएएस में मिला करेंगे। जैसे जिस टॉपिक का आईएएस है उसको कब कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके लिए उस आईएएस ने हेडिंग दी होती है रिकॉग्निशन, और रिकॉर्ड कर लिया तो फिर उसकी अमाउंट्स क्या रखनी है, इस डिस्कशन को आईएएस में हेडिंग दी होती है मेजरमेंट। तो ये आपको अक्सर स्टैंडर्ड्स में ये नाम इस्तेमाल हुए मिलेंगे, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट। ये जो टर्म्स और डेफिनेशन बता रहा था बस ये बहुत है। अब हेडिंग दे रहा हूं मैं रिकॉग्निशन। अच्छा, ये जो रिकॉग्निशन है ना, इसमें जो अंग्रेजी लिखवा रहा हूं वो याद भी करनी है आपने, ये सवालों में काम आ सकती है। जब बिजनेस ये मशीन प्लांट खरीद रहा होगा, मशीन खरीद रहा होगा। अच्छा, ये प्लांट क्या होता है? पौधे? फिर हाँ, ये जो हम लोग यूनिट्स ये प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसकी जो पूरी सेट ऑफ मशीनरी है, उस पूरे सेट को प्लांट कहते हैं। अगर बिजनेस व्हीकल गाड़ी खरीद रहा है, तो उस गाड़ी को खरीद के जब लाएगा तो कितने की गाड़ी है ये नहीं पता होगा, पता होगा। और उस गाड़ी से बेनिफिट्स मिलने होंगे बिजनेस को, या तुक्के में खरीदी है? मिलने होंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ठीक है, गुड्स की ट्रांसपोर्ट है, और अगर मैनेजर्स को देनी है गाड़ी फिर तो उनका ट्रैवल करना आसान होगा, टाइम बचेगा, बिजनेस में सपोर्ट होगी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे। ऑफिस का फर्नीचर खरीदना है, ऑफिस का फर्नीचर भाई यूज करेंगे, मतलब जमीन पे बैठ के बेचारे क्या काम करेंगे, तो यूज करेंगे, बिजनेस में यूज होगा। तो बिजनेसेस जब भी कोई एसेट्स खरीद रहे होते हैं, यकीनन उनसे फायदे ही मिलने होते हैं। लेकिन अगर एक मशीन खरीदी सेठ साहब ने, खरीद तो वो लाए, लेकिन पता चला कि किसी ने इनको बना दिया बेवकूफ, और ये मशीन है खोखली अंदर से, और ये चोरी की थी कहीं से, और ये यहां के एनवायरनमेंट में कंपैटिबल ही नहीं है। अब वो जब ले आए तो बेइज्जती अलग है, लेकिन ले आए मशीन, तो अब मशीन ले तो आए हैं, एहतरामन एसेट कहना शुरू कर दें हैं? क्यों नहीं? क्योंकि बेनिफिट ही नहीं मिल सकेगा। तो आईएएस 16 ने ना सिर्फ तसल्ली के लिए एक बात ये लिखी है कि किसी भी एसेट को जब आप बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीद रहे हैं, तो एसेट कहने से पहले तसल्ली कर लेना, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट shall be recognized as asset। यानी ये जो बिल्डिंग प्लांट व्हीकल्स वगैरह हैं, इनको जरूर एसेट माने, लेकिन सिर्फ तब, ओनली इफ, दो बातें हैं, अगर ये दोनों बातें पूरी हों तो। इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है बहुत उम्मीद है। इट इज प्रोबेबल that future economic benefits लिखें, बताता हूं मैं। यहां तक लिखें तो बोलता हूं आगे। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट, एसोसिएटेड विद द एसेट will associated with the asset will flow to the entity, यानी हमें इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इस बात की बहुत उम्मीद है। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। एंड नंबर 2, अच्छा, पॉइंट 1 और 2 में एंड लिखने से क्या फर्क पड़ा?
दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ द एसिड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, अब आपको स्टूडेंट्स होने के लिहाज से कंफ्यूजन होनी चाहिए इन पॉइंट्स की कि ये कॉस्ट क्यों नहीं पता होगी भाई। तो पता होगी, जनरली ये दोनों बातें पूरी हो रही होती हैं, ये बस तसल्ली के लिए कहा हुआ है। हां, ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने एक मिसाल दी अभी, तो उसमें हम उस मशीन को क्यों नहीं एसेट कह पा रहे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं मिलते नजर आ रहे। फिर ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसके भी चांस कम है कि ये ना पूरा हो जाया करता है। लेकिन अगर हमें कोई यूज्ड मशीन खरीदनी है और जिससे खरीदी है वो हमारा अपना दोस्त ही है, वो कह रहा जी इसके ना कागजों का कुछ मसला है, ये मैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कागज क्लियर कराऊंगा, तो फिर इसकी क्या वो वैल्यू लगाते हैं, उस पर कितनी ड्यूटी लगाते हैं, ये बाद में पता चलेगा, तो मिलियंस का फर्क पड़ सकता है। हमने कहा खैर है कोई बात नहीं, उसने भी कहा ले जाए अपना जिगर, तू ले जा, कर ले इस्तेमाल। अब हम वो एसेट ले आए और यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या नहीं पता, अभी हमें उसकी कॉस्ट नहीं पता, तो फिलहाल वो खामोशी से जिंदगी गुजारेगा, हम उसको प्लांट डेबिट नहीं कर सकेंगे क्योंकि कॉस्ट नहीं पता चल पा रही। हां, जब पता चल जाएगी तो कर लेंगे। तो इसलिए ये नॉर्मली दोनों बातें पूरी हो रही होती हैं, लेकिन अगर कभी नहीं पूरी हो रही तो फिर उसको हम एसेट नहीं कह सकते, ये मतलब है इस बात का। अच्छा, मैंने ना आपको जो लेक्चर नोट्स बनवाने हैं वो जो बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ वो तो लिख ही रहे हैं, फिर उसके अलावा कुछ चीजें जबानी डिक्टेट करवाया करूंगा। तो हम हेडिंग रिकग्निशन के अंदर ही हैं, ये अंग्रेजी करनी है आपने याद, ये याद करिएगा, ये अंग्रेजी आपने याद करनी है। वैसे तो सारी अकाउंटिंग ही याद करनी होती है, अकाउंटिंग याद करनी होती है ना आपको। क्या आपके बचपन से पता है क्या कि स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या है? नहीं, तो याद ही किया है ना, तो अकाउंटिंग बहरहाल याद करनी पड़ती है, लेकिन ये चीजें तो अंग्रेजी भी याद रखनी है, ये वाली। अच्छा, अब हेडिंग रिकग्निशन की ही है। इस हेडिंग में ना मैं आपको 2-3 पॉइंट्स लिखवाने लगा हूं, तो उसको कह देते हैं नोट्स। कभी मैं नोट्स कह दूंगा, कभी कह दूंगा कुछ पॉइंट्स लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, तो उस लिहाज से मैं आपको 2-3 पॉइंट्स लिखवाने लगा। नोट्स नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह दें। तो रिकग्निशन की हेडिंग में ही हूं और उसमें कुछ अंग्रेजी में पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। नंबर 1 लिखें, कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन। अंग्रेजी लिख लें, फिर समझा भी देता हूं। कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन shall be capitalized in the cost of asset, and shall be depreciated over inspection period. अच्छा, इस बात का मतलब समझ लें। मोटरसाइकिल चला रहे थे आप और कोई क्लच में मसला लग रहा है, कोई चेन भी फंस रही है, तो साइड पे लगा के चेक कर लें। जहाज उड़ रहा है, कुछ मसला लग रहा है, तो साइड पे लगा के चेक कर लें, है नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे बड़े हैवी कॉम्प्लेक्स खतरनाक किस्म के एसिड्स, बड़ी बड़ी मशीनरीज जिनमें कोई एक्सीडेंट होना अफोर्ड नहीं हो सकता, बहुत तबाहकुन होगा, तो फिर रेलिवेंट कोई ना कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, फिर वो रूल्स बनाते होंगे कि इन एसिड्स की साथ साथ इंस्पेक्शन करवानी है, चेकिंग करवाते रहना है। जैसे अब तो इतने को रिवाज रह नहीं गया, आपको बचपन की शायद कोई बात सुनी सी लग रही हो, सीएनजी सुना है कभी? है कहाँ, क्या है सीएनजी? अच्छा, ये गाड़ियां हुआ करती थी, गाड़ियां, रक्शे, वैगनें सीएनजी सिलेंडर पे चलती थी। अब तो खैर कई साल से आपने होश संभाला होगा, तब से तो फारे गए। तो ये जो वैगनों में बड़े बड़े सिलेंडर लगे होते हैं ना,
ये लोग करवा नहीं रहे और बात है, वरना बाय रूल इन सिलेंडर की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर फट गया तो जानलेवा हो सकता है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक एसिड्स होते हैं ना कोई गवर्नमेंट का रेलिवेंट डिपार्टमेंट इनके लिए शर्त रखता होगा कि इनकी आपने टाइमली इंस्पेक्शन करवानी है। तो जैसे मिसाल जहाज की मैंने दी है, तो 200-250 रुपए में तो हो ही जाएगी इंस्पेक्शन, नहीं नहीं ना, बड़ा खर्चा लगेगा। अच्छा, अब जब बड़ा खर्चा लगेगा तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये भी नहीं कहेगा कि हर हफ्ते करवाएं, वो कई साल रखेंगे। तो IS 16 कह रहा है कि ये जो बड़ी इंस्पेक्शन का खर्चा है, आप इसको एक्सपेंस बनाने की बजाय एसिड की कॉस्ट में ही ऐड कर लें, और डेप्रिसिएशन भी इसकी टुकड़ों में चार्ज कर ले। वो मिसाल से समझाता हूं। जैसे हमने एक यूज्ड प्लांट खरीदा और ये प्लांट हमें मिला 240 मिलियन का, और गवर्नमेंट ने कहा जी इसका पूरी इंस्पेक्शन करवाएं, और उस इंस्पेक्शन के ऊपर हमने जो भी कंसल्टेंट हायर किया तो 10 मिलियन उसने भी ले लिए, तो हमें प्लांट 250 का कॉस्ट किया। इस प्लांट की लाइफ वैसे तो है 50 साल, लेकिन ये जो इंस्पेक्शन है ये हमें हर 5 साल बाद करवानी पड़ेगी। हर 5 साल बाद इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। तो प्लांट की कॉस्ट तो 250 हो गई, अगर ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकालें तो वो कितनी, 250 को 50 पे बांट दें, 240 को बांटेंगे 50 पे और 10 को बांटेंगे 5 पे, क्योंकि इस 10 मिलियन का बेनिफिट थोड़ी 50 साल तक मिलना है, ये तो 5 साल तक मिलेगा, उसके बाद नई इंस्पेक्शन आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन फिर 1 साल की बन गई 6.8। ये मतलब है इस अंग्रेजी का जो लिखा है कि जो कॉस्ट ऑफ मेजर इंस्पेक्शन है वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसको अलग से इंस्पेक्शन पीरियड पे बांटेंगे। ये पॉइंट जो लिखा है ये उसकी मिसाल है। ये मिसाल नोटेड। अच्छा, पॉइंट 2 लिखें। किसका पॉइंट 2? रिकग्निशन की हेडिंग में मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं तो उसमें नंबर 2 लिखें। अच्छा, ये जो नंबर 2 लिखवा रहा हूं ना, ये आपको इसी चैप्टर में डी रिकग्निशन पढ़ाऊंगा कुछ अर्से बाद, तब समझा, अभी बस लिख लें। कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट। हाँ हाँ, नंबर 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं। अब पॉइंट 1 हो गया ना, अगला पॉइंट बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मेजर पार्ट रिप्लेसमेंट।
shall be capitalized in the cost of asset. अच्छा, नाम मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, क्या मतलब किसी खर्चे के बारे में कि कैपिटलाइज हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. shall be capitalized in the cost of asset if recognition criteria is met. If recognition criteria is met. तीसरा पॉइंट लिखें. वो तीसरा पॉइंट मैं आपको लिख के बता रहा हूं. गाड़ी खरीद ली एक बार, उस पर दोबारा खर्चा कब होगा? अरे पेट्रोल नहीं डलवाना, पेट्रोल डलवाएंगे, सर्विस करवाएंगे, उसकी सफाई करवा सकते हैं, धुलवा सकते हैं, टायर चेंज करा सकते हैं, पंक्चर लगवा सकते हैं, सीटें चेंज करवा सकते हैं, इंजन चेंज करवा सकते हैं. तो ये तीसरा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, यानी एसेट पे किया जाने वाला दोबारा खर्चा, बाद में खर्चा. सब्सिक्वेंट खर्चे का क्या करेंगे? चूंकि गाड़ी है तो उसके बाद हर खर्चा उसकी कॉस्ट में ही ऐड करते जाएंगे, या अगर एक बार गाड़ी को एसेट कह दिया तो उस पर अब हर खर्चे को अब एसेट तो कहेंगे तो बुरा लगेगा, एक्सपेंस ही कहना पड़ेगा. डिपेंड करता है खर्चे का पर्पस क्या है. अगर खर्चे का पर्पस था टू मेंटेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जैसे गाड़ी की यूजफुल लाइफ सोची थी 5 साल, तो 6 महीने बाद ऑयल चेंज कराएंगे तो 5 साल चलेगा ना. तो वो ऑयल चेंज क्यों करा रहे हैं? ताकि 5 साल लाइफ पूरी हो जाए. गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रिपेयर करानी पड़ रही है, क्यों करा रहे हैं रिपेयर? ताकि अपनी लाइफ बहाल हो जाए. तो वो खर्चा ये क्या स्पेन, ये कौन लिखे गया? इकोनॉमिक. अगर मकसद था खर्चे का इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन करना, तो उस खर्चे की अकाउंटिंग और है. और अगर खर्चा किया और उससे एसेट्स के बेनिफिट बढ़ गए, टू इंप्रूव इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जैसे प्रोडक्शन प्लांट था, उसकी कैपेसिटी थी रोज के 10,000 यूनिट्स, हमने उसमें चेंजेस करवाई, नए पार्ट्स इंस्टॉल करवाए, तो उसकी कैपेसिटी 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई. तो अब उस खर्चे का मकसद एसेट्स के बेनिफिट्स बढ़ाना. इसी तरह एक बस है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रूट पे बसेस चलती हैं, 60 सीटें थी, 10 सीटें और लगवा ली, तो उससे बेनिफिट्स बढ़ेंगे, हाँ, और किराया आएगा. तो वो खर्चा जिसका मकसद इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन करना था, वो वाला खर्चा एक्सपेंस बनेगा. यानी अंग्रेजी कंटिन्यू कर रहा हूं. सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, इस शाख वाला shall be recognized as expense. और अंग्रेजी पूरी कर रहा हूं. सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, ये वाली शाख shall be capitalized in the cost of asset.
अच्छा, मिसालें। इन खर्चों की मिसालें क्या हो सकती हैं? रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, और इन खर्चों की मिसालें हो सकती हैं अपग्रेडेशन, एक्सपेंडिचर ऑन कैपेसिटी इंक्रीज। अच्छा, इसके लिए ना एग्जाम हिंट बता रहा हूं। रिकग्निशन की हेडिंग बस यही है, मैं मेजरमेंट कराऊंगा कल। इसके लिए मैं आपको एग्जाम हिंट्स बता रहा हूं कि एग्जाम में यानी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम, तो कैसे पहचानेंगे कि जो बाद में दोबारा खर्चा हुआ है वो ये है या ये है। इसके लिए कुछ हिंट्स बता रहा हूं। ये दोनों शाखाएं बना ली, इसी से आगे चल रहा हूं मैं। एग्जाम टिप्स बता रहा हूं टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट कैपेक्स इन एग्जाम क्वेश्चन। कैपेक्स क्या, इसको कह रहा हूं मैं, ये कैपेक्स। यानी हम कैसे पहचानेंगे सवाल में कि जो खर्चा बताया जा रहा है वो ये नहीं ये है, उसकी पहचान बता रहा हूं। तो इसके लिए बस कुछ टिप्स ही हैं। वो ये कि आप ये देखेंगे कि खर्चे की वजह से यूजफुल लाइफ में इंक्रीज आ रहा होगा, या फिर कैपेसिटी में इंक्रीज आ रहा होगा, या फिर और बेनिफिट्स कैसे बढ़ सकते हैं। एफिशिएंसी बेहतर हो रही होगी, यानी रनिंग खर्चों में फर्क आ रहा होगा। जैसे वो जो सीएनजी का नाम लिया था मैंने, अगर एक किट इंस्टॉल करवा दी गाड़ी में, तो 1 किलोमीटर अगर 20 रुपए का कॉस्ट करता था, तो अब 1 किलोमीटर 12 रुपए का कॉस्ट करने लग गया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए। ऑपरेटिंग कह लें, रनिंग कह लें। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो ये कुछ निशानियां हैं जिससे पहचान सकते हैं। हाँ, मतलब कॉस्ट ही कम हो जाएगी ना। मतलब पहले 1 मिनट 10 घंटे में बनाती थी मशीन, अब 4 घंटे में बना लेती है, तो हाँ कॉस्ट कम हो गई। तो ये कुछ टिप्स हो सकती हैं सवाल में पहचानने के लिए।
चले रिकग्निशन की हेडिंग बस, तो मेजरमेंट से इंशाल्लाह कल करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।